हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिका अरोड़ा। मैंने अपनी बैचलर्स मैथ्स में करी है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके साथ हूँ, आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ मैं क्लास 9th का। हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, पॉलिनॉमियल्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। एक पॉलिनॉमियल को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। पॉलिनॉमियल हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है, जैसे आप देखते होगे कि कोई भी ऐसे हमें नंबर दे रखा है, जैसे एक्सप्रेशन ax² bx + c। अब आप इसे जनरल टर्म्स में कहें तो जैसे 4x² + 3x + 4। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमारा x जो है वो वेरिएबल है और हमारे कुछ कोफिशिएंट्स हैं, नंबर्स बेसिकली। तो जैसे 4 है वो हमारा x² का कोफिशिएंट है। तो पॉलिनॉमियल्स की एक जनरल टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ऐसे an xn + an-1 xn-1 टिल ये a0 तक हमारा चलता रहता है। अब कंडीशन क्या होती है इसके अंदर? ये कंडीशन होती है कि हमारा जो a1 है, a2 है, a3 है, जो भी हमारे नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। कुछ भी, जैसे √2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो, बट ये रियल नंबर होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। और एक कंडीशन और है कि ये जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जो an होती है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वो 0 हो गई तो आप देखो क्या हो जाएगा, 4 × अगर x की पावर अगर 0 हो गई, अगर an हमारा 0 हो गया तो 0 × x³ कुछ भी करूँगी तो ये टर्म 0 बन जाएगी। तो इसीलिए हमारा an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो हमारा n है, बेसिकली x की जो पावर है, जैसे x की पावर 1 या फिर x², x³, ये एक होल नंबर होना चाहिए। अगर ये होल नंबर नहीं हुआ तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, अगर ये मान लो ऐसा होता x की पावर 1/3 + b x की पावर 2/3, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर जो है वो यहाँ 1/3 आ रही है और 1/3 हमारा एक होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली हमने जाना कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे 4x² + 3x + 1 या फिर 8x³ + 6 4x + 2, ऐसे करके जा सकता है। हमारी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए और हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे रियल नंबर होने चाहिए। अब पॉलिनॉमियल्स का हमारी रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको किसी को एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। आप हमेशा बोलते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इनटू साइड होता है। तो अगर मैंने कह दिया कि मान लो मेरी साइड जो है वो x है, आप कुछ भी कह सकते हो, x की जगह y कुछ भी कह सकते हो। अगर हम कह देते हैं फॉर द टाइम बीइंग x है हमारा साइड और दूसरी साइड भी हमारी x है, x सेंटीमीटर्स, x सेंटीमीटर, तो मैं अगर एक जनरल फार्मूला देना चाहूँ एरिया ऑफ स्क्वायर का तो वो हमारा हो जाएगा x² cm²। अब जो भी इंसान एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना, वैल्यू निकालना चाहता है, वो बस इस फॉर्मूला को अपनी जेब में हमेशा के लिए रखेगा। जहाँ भी जाएगा अगर उसे एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलता है तो वो बस हमारे x² के अंदर उसे पुट करेगा और एरिया निकाल लेगा 9 cm²। अगर वो उसे 4 का एरिया मिलता, 4, 5, 6 कोई भी साइड का अगर मिलता है तो वो अपने हिसाब से एरिया को निकाल लेगा। तो ये होता है हमारा पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला। वी कम टू अ जनरलाइज्ड फॉर्म और उसके बाद हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे कि पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होती हैं। मैंने अभी कोफिशिएंट तो आपको बताया कि अगर मेरे पास ये एक पॉलिनॉमियल है तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 4, क्योंकि x मेरा होता है यहाँ पे वेरिएबल और 4 जो मेरा नंबर है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब होता है टर्म्स क्या होती हैं पॉलिनॉमियल की। अब जैसे ये पॉलिनॉमियल है तो इसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक 4x², एक 3x और 1। तो यानी इस पॉलिनॉमियल के अंदर हमारी 3 टर्म्स हैं। अगर हमारे पॉलिनॉमियल के अंदर एक टर्म होती है तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ मोनोमियल। मोनो मीन्स 1। अगर 2 टर्म्स होती हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ बाइनॉमियल। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 टर्म होती हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ ट्राइनॉमियल। और ऐसे अगर बहुत सारे टर्म्स हो जाती हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल। पॉली मीन्स मैनी। ठीक है।
अब और पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास एक नंबर है 4, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, तो आप मुझे बताओ कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 हम सबको पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। तो यानी मैंने इसे पॉलिनॉमियल की फॉर्म में भी लिख दिया, वेरिएबल के फॉर्म में। ऐसे पॉलिनॉमियल को जो नंबर्स होते हैं 4, 5, 6, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। अब 0 पॉलिनॉमियल नाम से ही पता चल रहा है, अगर मुझे सिर्फ ऐसे दिया हुआ 0, is this a polynomial? Yes, this is a polynomial because I can write this like this। तो ये हो गया हमारा 0 पॉलिनॉमियल। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। उसके अंदर वही क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। हमें ये पॉलिनॉमियल दिया है, इसकी हमें डिग्री निकालनी है। डिग्री जो होती है एक पॉलिनॉमियल की, वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर। तो अभी हमने जो ये पॉलिनॉमियल लिखा है x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3, इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो 5 है। तो यानी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होगी वो हमारी हो जाएगी 5। ऐसे ही आप किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री को बहुत आराम से निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, जैसे कोई भी नंबर, मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो यानी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 0 है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताने इनमें से कौन कौन से पॉलिनॉमियल हैं जो 1 वेरिएबल के अंदर है। 1 वेरिएबल मतलब एक ही लेटर उसके अंदर यूज़ हुआ है, x, y, z, मतलब एक ही यूज़ होना चाहिए। जैसे अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, y प्लस 2/y। अब आप इसे पहले देखोगे तो इसकी शक्ल तो बिल्कुल पॉलिनॉमियल जैसी लग रही है, y आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप कैसे लिखोगे इसे, y प्लस 2 की पावर 2 इंटू वाई के साथ y की पावर -1। आई गेस हम सबको पता है कि अगर 1/y है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, हम इसे ऊपर लाते हैं, तो हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं y की पावर -1। बट हमने तो पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन अ पॉलिनॉमियल। वेरिएबल की बात तो दूसरी है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, y² प्लस √2, हाईएस्ट पावर क्या, पहले देखो एक वेरिएबल में है, हाँ एक वेरिएबल में है, सिर्फ y हमारा एक वेरिएबल है। और अगर इसकी डिग्री पूछते तो हम डिग्री भी बता सकते हैं कि 2 है। अब हमारा ये वाला जो पॉलिनॉमियल है, इसके अंदर हमारे पास एक x वेरिएबल आ चुका है, एक y वेरिएबल आ चुका है, एक t वेरिएबल आ चुका है। तो ये पॉलिनॉमियल सिंगल वेरिएबल में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स पूछे हैं x² के निकालने के लिए। अब आप इसे x² को यहाँ पे स्पॉट करो तो ये रहा हमारा x²। तो अब x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 1 तो हमेशा हर जगह छुपा हुआ होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा -1। अब नेक्स्ट में हमें बोला है कि एक बाइनॉमियल निकालना है, एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 35 हो। हम कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर, मैंने आपको पहले बताया था बाइनॉमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। ये मेन कंडीशन है कि उसके अंदर 2 टर्म्स होनी ही चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर 35 प्लस x में ही बनाना है तो 34, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होनी चाहिए। तो x की पावर 35 प्लस 1, दिस इज़ ऑल्सो अ बाइनॉमियल। या फिर x की पावर 35 प्लस 2x, ऐसे कुछ भी आप एक्सप्रेशन लिखो जिसमें 2 टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर 35 है, तो ये मेरा बाइनॉमियल हो गया। मोनोमियल निकालने को बोला है डिग्री 100 का, तो मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ, y की पावर 100 या फिर z की पावर 100, कुछ भी। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इनके अंदर हमें एक 4th क्वेश्चन में बोला है कि हमें पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक है। और जब इसकी पावर 3 है, x की पावर 3, तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px 2x प्लस 3। अब अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 डालूँ तो इस पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू होगी। जब मैं अगर x की वैल्यू 2 डालूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कोई और बन जाएगी, और अगर x इक्वल टू 3 डालूँ तो इस पॉलिनोमियल की शक्ल कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे ही अब अगर उन्होंने बोला है कि x इंटू 1 पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1, x की जगह मैंने वैल्यू डाली है, प्लस 3, यानी मेरा आंसर आ गया 5। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 है और अगर हम इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालना चाहते हैं तो ये पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा 5। तो अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो इसका ज़ीरो क्या होगा। ज़ीरो मतलब इसका रूट क्या होगा। रूट को हम और बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बेसिकली जब भी हम कहते हैं सॉल्यूशन तो हमारे दिमाग में आता है कि हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो बन जाए। तो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल टू -3, x हो गया -3/2। यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3/2 डालूं तो ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो दे देगा। तो इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए मेरा पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो बन जाए, इसको हम बोलते हैं ये उसका रूट होगा। अब एक एग्जाम्पल दिया है हमें, px दे रखा है, बोला इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो हम x की जगह 0 डालेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, स्क्वायर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज 0 है, प्लस 3। तो जब मैंने वैल्यू निकाली तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम हमें दिया हुआ है कि ये हमारा px है और x की वैल्यू 1/2 पे हमें चेक करने को बोला है कि क्या ये इसकी ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक करो क्या ये इसकी ज़ीरोज़ हैं। अभी मैंने आपको बताया ज़ीरो के लिए क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि अगर मैं x की जगह वो वैल्यू डालूँ तो क्या मेरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन रहा है। इसको डाल के देखेंगे तो हम देखेंगे नहीं, आंसर आ रहा है 2। दैट मीन्स x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, ये इसका सल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट हमें ऐसे ही पॉलिनोमियल दे रखा है x² -1, बोला है इन दोनों को चेक करो क्या इसके रूट हैं, ये इसके सल्यूशन है। 1 डालती हूँ मैं अगर, 1² -1, तो ये मेरा ज़ीरो बन गया। दैट मीन्स मुझे पता चलता है कि x -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब ऐसे ही अगर -1 डालूंगी तो मेरा आंसर, तब भी अगर -1 डालने पे भी 1 - 1 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स -1 जो है वो भी मेरा इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब आपको आगे बोला है कि ज़ीरो निकाल दो पॉलिनोमियल की। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखाया था अगर किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालनी है तो आप उसे ज़ीरो के इक्वल बना दो, क्योंकि हम x की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, ऐसी वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। तो बहुत ईजी है, 5 को इधर ले जाएंगे -5, तो x हो गया मेरा -5/2। यानी अगर मैं 2x + 5 के अंदर x -5/2 डालूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो मतलब x इसका सल्यूशन है। कई बार वर्ड रूट भी यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो ज़ीरो यूज़ होता है कि दिस इज़ -5/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 5। ऐसे ही अगर 3x - 2 का निकालना है तो इसे भी पहले हम ज़ीरो के इक्वल डाल देंगे और x मेरा आ जाएगा 2/3। तो ऐसे ही हम किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डिवीजन एल्गोरिदम। हमने नंबर्स के अंदर डिवीजन एल्गोरिदम हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 35, अगर मैं उसे 17 से डिवाइड करूँ तो क्वोशिएंट मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 2 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1, क्योंकि 17 35 से पूरा डिवाइड नहीं होता। तो ये हमने अभी बचपन से पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिदम नंबर्स के अंदर, बट अब हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल्स में। मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मैंने नाम दे दिया gx, और एक px पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे इसे इससे डिवाइड करना है और मैं निकालना चाहती हूँ कि क्या मेरा क्वोशिएंट आ रहा है और क्या मेरा रिमाइंडर आ रहा है। तो इस डिवीजन को करने के लिए सेम नंबर्स की तरह इसका डिवीजन चलता है, बस हमें फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक x है और यहाँ पे कितने x हैं, 4, x की पावर 4,
तो यानी मुझे इस सिंगल x को 4 बनाने के लिए मैं और कितने x डालूंगी इसमें, x की पावर 3, और यहाँ पे मेरा 1 है, इसे सेम बनाना चाहती हूँ तो मैंने इसे लिख दिया 3x³। मैं इस x को मल्टीप्लाई करूँगी इससे, ये बन जाएगा 3x की पावर 4। हमारा गोल है कि हम सारी टर्म्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब मैंने ऐसे लिखा, 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन गया -3x³। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसीलिए हमने जानबूझ के इसे 3 से मल्टीप्लाई किया था ताकि हमारी पहली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको करूँगी तो -4 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो -4 + 3 मेरा हो जाएगा -x³ - 3x - 1। इतना मेरा एक्सप्रेशन ऊपर से आया है। अब फिर से x³ बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -x² से, तो ये बन गया -x³। मैं वैसे ही कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म को अब मैं -x² से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये बन गया मेरा -x³ + x²। हाँ, अब इसके बाद फिर से मैंने साइन चेंज किया तो ये यहाँ से कट गया, इसको भी मैं करूँगी। अब आप अगर एक चीज़ देखो, ऊपर वाली टर्म x में है, नीचे वाली x² में है, तो ये वाली टर्म हमारी ऐसे ही आ जाएगी x², और 0 में से माइनस कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऊपर हमने देखा कि हमारी x² की टर्म ही नहीं है तो उसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 0x³ - 3x - 1। अब मैंने इसे देखा तो ये मेरा बन गया -x² - 3x - 1। अब फिर से अगर इसके अंदर हमें करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से, तो ये बन गया -x² + x। फिर से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, इधर से किया तो ये बन गया -4x - 1। अब अगर मैं इसे यहाँ -4 से करूँ मल्टीप्लाई तो -4x + 4, तो ये वाली टर्म तो मेरी कैंसिल हो गई, बट यहाँ मेरा रिमाइंडर आ गया -5। अब ये हमने पूरा डिवीजन कर दिया। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो डिवीजन एल्गोरिदम से डिवाइड करके इतना बड़ा प्रोसीजर मत फॉलो करो। मैं आपको एक शॉर्टकट देती हूँ। शॉर्टकट से हमारा मतलब है कि अगर px एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री है >= 1, हम पढ़ चुके हैं डिग्री क्या होती है, जो x की पावर होती है, तो यानी मिनिमम 1x तो होना चाहिए, और a हमारा कोई रियल नंबर है। अब अगर हम px को x - a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो pa आ जाएगा। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एग्जाम्पल पे जाके देखते हैं। ये कह रहा है अगर मैं सीधा -5 निकालना चाहती तो मुझे किससे डिवाइड करने को बोला था, x - 1 से। तो अगर x - 1 को मैं 0 रख दूं तो x क्या आ जाएगा मेरा 1, यानी a की जगह मेरा यहाँ पे वो रियल नंबर जो है वो 1 है। अब अगर मैं उसे इस एक्सप्रेशन में रख दूं, बेसिकली मैं p1 अगर निकाल दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 - 4 - 3 - 1। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारा आ गया -5 आ गया, तो यानी डायरेक्ट मेरा रिमाइंडर आ गया -5 पूरा प्रोसीजर किए बिना। तो ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, अगर हम उसे x - a से डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पे a हमारा रियल नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो pa हो जाएगा, जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल से बताया। अभी हमने जो पढ़ा था हमारी रिमाइंडर थ्योरम, हम उसका एक छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं। अगर मैंने बोला कि px को मैंने x - a से डिवाइड किया और मेरा क्वेश्चन आया qx और मेरा रिमाइंडर है rx। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि डिग्री जो होती है रिमाइंडर की वो हमेशा डिवाइज़र से छोटी होगी। अभी सुन के कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर आप विजुअलाइज करो, इजंट इट ऑब्वियस कि अगर मैं x - 1 से डिवाइड कर रही हूँ किसी भी नंबर को, मान लो x - 1 से x² समथिंग किसी को भी डिवाइड कर रही हूँ, तो अगर एंड में मेरा रिमाइंडर x - 4 टाइप्स बच रहा है तो अभी तो हम और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है। हम डिवाइड करना बंद कब करेंगे, जब मुझे यहाँ पे या तो कोई कांस्टेंट मिल जाए, जैसे 4 मिल गया, तो और आगे अब मैं डिवाइड नहीं कर सकती। और यहाँ पे देखो x की जो डिग्री है वो 1 है, बट 4 की जो डिग्री है वो हमने समझा था कि हम उसे लिखते हैं x की पावर 0, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 0। तो इसलिए रिमाइंडर की डिग्री जो है वो हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी। तो इसी चीज़ को हम इसमें यूज़ करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम pa की वैल्यू निकालें, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जब x जो है हमारा a है,
तो पी ए हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे a माइनस ए, वो हमारा 0 बन जाएगा, इंटू क्यू एक्स। आर एक्स से मैंने उसे r इसलिए लिख लिया क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी, मतलब वो एक कांस्टेंट होगा, तो उसे निकाला, तो मेरा आ गया पी ए इक्वल टू आर। और यही हम रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर a कोई रियल नंबर है और x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो निकल के आ जाएगा पी ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने हमें यही करने को बोला है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें और बोला है अगर हम उसे gx से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर निकालना है। अगर वैसे हमें रिमाइंडर थ्योरम ना पता होती तो हम पूरा डिवाइड करते, डिवीजन एल्गोरिदम लगाते, बट हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कह रहे हैं x प्लस पाई को 0 रख लिया, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई। तो अब अगर मैं अपने px के अंदर माइनस पाई पुट कर दूं तो मेरे को मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने पुट किया 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, ये हो गया मेरा माइनस पाई क्यूब, माइनस माइनस ये हो गया हमारा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये आएगा। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हमें एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट दे रही है। अब अगर x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 को 0 रखा तो मेरा x क्या हो गया, माइनस 1। उसके अंदर मैं इसे पुट करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, और ये दोनों आपस में कट के 0। तो यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है। अब नेक्स्ट पूछा है कि क्या 3x प्लस 7 फैक्टर है 3x क्यूब प्लस 7x का, मतलब दो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसको मैंने gx बोल दिया, इसको मैंने px बोल दिया। अब ये पूछ रहे हैं इसका फैक्टर है। कोई भी चीज़ किसी का फैक्टर कब होती है, 2 जो है वो 4 का फैक्टर कब है, जब 2 एग्जैक्टली 4 को डिवाइड करती है। एग्जैक्टली डिवाइड करती है मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, ये इसका फैक्टर तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। तो ठीक है, रिमाइंडर निकालना तो हमें बहुत आराम से आता है क्योंकि 3x प्लस 7 हमारी थ्योरम में सेट बैठ रहा है। इसको हमने 0 डाला, 3x हो गया माइनस 7, तो x हो गया माइनस 7/3। माइनस 7/3 को इसके अंदर पुट कर देती हूँ, मतलब बेसिकली मैं पी ए निकाल रही हूँ मेरा। तो अगर वो 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, क्योंकि पी ए क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। तो इसके अंदर मैंने डाला माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 माइनस 7/3, तो ये मेरा आ जाएगा 7 का क्यूब हमारा होता है 343 माइनस 343, और यहाँ पे मेरा 3 इंटू 3 ये हो गया मेरा 49/3। 3 से मेरा 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने इसको अगर और सॉल्व करा मैंने तो ये मेरा आ गया, ये हो गया मेरा माइनस 343 डिवाइड बाय 9 माइनस 49/3। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली 0 तो नहीं लग रहा है मुझे आएगा, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 343 माइनस 49 इंटू 3, दोनों का माइनस माइनस है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो मेरी 0 नहीं आ रही है, तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम का। हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन हमें हमेशा मिलती है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर वो 1 भी नहीं होगी 0 हो जाएगा तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। अगर x की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है 1, इसीलिए ये कंडीशन हमेशा हमारी इस थ्योरम में है रहेगी। तो अगर डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, फिर से a हमारा कोई रियल नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा px का इफ़ एंड ओनली इफ़ pa इक्वल टू 0। मैथ्स की भाषा में इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर, मतलब 2 वे कंडीशंस है, इधर से इधर भी आएंगे और इधर से इधर भी आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं वाइस वर्सा। तो जैसे अगर हमने बोला कि अगर pa 0 है तो दैट मीन्स x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और अगर x माइनस a फैक्टर है तो दिस विल इम्प्लाई कि pa हमारा 0 आएगा ही आएगा।
जैसे अब हम इस थ्योरम की एप्लीकेशन देखेंगे। इसके अंदर हमसे पूछा है कि क्या x+2 एक फैक्टर है 2x+4 का। हमें बहुत आराम से पता है कि ये फैक्टर तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो यानी अगर मेरा x+2 0 है तो यानी x हो गया -2। तो अगर मैं p-2 की वैल्यू निकाल लूँ और अगर वो मेरी 0 आ गई तो दैट मीन्स x+2 मेरा फैक्टर हो जाएगा 2x+4 का। तो अब हम चेक करेंगे, 2x की जगह हमें डालना है -2 + 4, तो ये मेरा बन गया -4 + 4 = 0। दैट मीन्स p ऑफ a मतलब p ऑफ -2 इज़ 0, तो यानी रिमाइंडर 0 है। तो डेफिनेटली x+2 जो है वो फैक्टर है 2x+4 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हमें बोला है कि वैल्यू ऑफ k निकालनी है। अगर x - a फैक्टर है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि x - a फैक्टर है, तो थ्योरम से हमें पता चलता है कि अगर x - a फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, यानी x - 1 यहाँ पे हमारा अगर फैक्टर है तो p ऑफ 1 जो है वो डेफिनेटली 0 होगा। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अगर अब हम यहाँ पे डालें 1 वैल्यू अगर हम डालते हैं तो 4 1 क्यूब + 3 1 स्क्वायर -4 1 + k, तो ये हो गया हमारा 4 + 3 -4 + k, ये हमें 0 दे रखा है, इधर से हमारा कट गया तो k आ गया हमारा -3। यानी अगर हमारी k की वैल्यू -3 हो जाए तो x - 1 जो है वो एक फैक्टर डेफिनेटली है हमारे px का। अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम स्प्लिटिंग करते हैं फैक्टर थ्योरम से, हम सबको पता है, अभी तक आप लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा। मिडल टर्म स्प्लिट जो एक बहुत ईजी सा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो है निकाल लेते हैं। अब लेकिन अगर हम फैक्टर थ्योरम से स्प्लिटिंग करना चाहें तो देखते हैं वो कैसे हो सकती है। सबसे पहले मैं अपने पॉलिनोमियल को ax² + bx + c वाली फॉर्म में लाने के लिए 6 को बाहर ले लूँगी और 6 को मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, तो और इसको मैंने नाम दे दिया px। तो यानी मेरा पॉलिनोमियल को मैंने लिख दिया 6 टाइम्स px। अब ये जो px है इसके 2 फैक्टर्स होंगे। एक चीज़ और होती है, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई होगी आपने, अगर डिग्री 2 है तो कितने फैक्टर्स आएंगे? 2। अगर डिग्री 3 होगी तो फैक्टर्स हो जाएंगे 3। तो अब ऐसे अगर px की डिग्री 2 है तो उसके 2 फैक्टर्स ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक फैक्टर मैंने बोल दिया x - a x - b। अब अगर इन दोनों को आप एक तरीके से मल्टीप्लाई करो तो आप देखते हो कांस्टेंट टर्म सिर्फ a b बनती है, तो a b कांस्टेंट टर्म है। और पॉलिनोमियल में कंपेयर करें तो वहाँ पे भी हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो 5/6 है, तो दैट मीन्स a b 5/6 होगा। तो a b हमारा क्या क्या हो सकता है? अगर हमारा a मान लो 1/2 है तो मेरा b क्या हो जाएगा? 5/3। अगर मेरा a 1/3 है तो b क्या हो जाएगा? 5/2। ऐसे मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिस्ट कर दी हैं, ±1/2 ±1/3 ±1, ये सारी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अंदर हमें हिट एंड ट्रायल बहुत करना पड़ता है। जैसे अगर अब मैं डाल के देखूँ p की वैल्यू -1/3 अगर आप डालोगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारा 0 आ जाएगा। अगर निकाल के देख लो, अगर हमने ऐसे करके डाला तो ये जो हमारा आंसर है इसका वो 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए दैट मीन्स -1/3 जो है वो हमें एक फैक्टर दे सकता है, यानी x + 1/3 एक फैक्टर हो जाएगा px का। अब एक हमें पता चल गया, दोबारा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो दूसरा फैक्टर हमें पता चलेगा कि -5/2 है। तो यहाँ पे प्रोसेस टीडियस हो रही है। मिडल टर्म स्प्लिट हमें इजीली दे सकता है फैक्टर्स को, लेकिन अभी जब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे तब आपको लगेगा कि इतना टीडियस भी नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ रहा था इसीलिए थोड़ा सा टीडियस हो रहा है। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x + 1/3 और x + 5/2। 6 तो हमारा बाहर है ही, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ ये मेरा हो गया 3x + 1, यहाँ पे मैं करूँ तो ये हो गया मेरा 2x + 5 और ये 6 हमारा कट जाएगा। यानी हमारे फैक्टर्स आ गए 3x + 1 एंड 2x + 5। ये हमारे px के फैक्टर्स हैं। बहुत टीडियस प्रोसेस लग रहा है बट अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करेंगे तो आसान लगने लगेगा। ये हमें दे रखा है, इसके अब हमें फिर से निकालने हैं फैक्टर्स। तो मैं बोल देती हूँ y - a y - b। अब यहाँ से भी आप कांस्टेंट टर्म अगर देखो तो सिर्फ 6 है, तो यानी ए बी जो है वो 6 है। अगर ए बी 6 है तो ए और बी क्या हो सकते हैं? ऐसे निकालने के लिए 6 के फैक्टर्स निकाल लें अगर इजीली, तो हमें समझ में आ जाता है
कि आइदर अगर a 2 है तो b जो है वो 3 हो जाएगा, और b अगर 2 है तो a 3 हो जाएगा, और 1 और 6 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमारे a और b ये वैल्यूज़ एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 से शुरू करूँ, 2 से अगर मैं शुरू करती हूँ तो मैं देखती हूँ 2 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये हमारा आ रहा है 10 माइनस 10 0, यानी हमें 2 डालते ही हमारा पहला फैक्टर मिल गया। 3 डालोगे तो भी हम देखेंगे 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें हमारे फैक्टर्स बहुत इजीली मिल गए। तो हम कहते हैं कि y माइनस 2 और y माइनस 3 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, दैट इज़ मोर ईजी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, px दे रखा है, gx दे रखा है, पूछा है कि इज gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सेम हमें वही फैक्टर थ्योरम लगानी है या रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन कह सकते हैं। अगर मेरा p x प्लस 1 जो है वो बताना है फैक्टर है या नहीं, तो दैट मीन्स x हो गया -1। अगर मेरा p ऑफ -1 0 आ जाए, दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिमाइंडर 0 है और ये फैक्टर है। तो अब हम -1 को पुट करके देख लेते हैं इसके अंदर। 2 इंटू -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 -1 ये हमारा हो गया -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो अब हम अगर देखें तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है। अगर बोल रखा है x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 हमें रखना है और वो हमें 0 दे देगा, मतलब p ऑफ 1 हमारा 0 होगा। तो ये हम निकालेंगे 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k आ जाएगा हमारा -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फैक्टराइज। हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं और हमारी फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अगर हम अब मिडल टर्म स्प्लिट के साथ आगे बढ़ें, मिडल टर्म स्प्लिट के अंदर हमें हमारा जो कांस्टेंट होता है और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट मीन्स 4 इंटू 3 12। 4 इंटू 3 12 में हमें दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि अगर उन्हें हम प्लस माइनस करें तो हमारा ये वाला नंबर आ जाए, बीच वाली टर्म आ जाए, दैट मीन्स -1 आ जाए। तो अगर मैं अपने फैक्टर्स ले लूँ -4 और 3, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा -12 आ जाएगा, और अगर मैं इन्हें प्लस करती हूँ तो मेरा -1 भी आ जाएगा। दैट मीन्स मिडल टर्म स्प्लिट के लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं इसे -x को लिख सकती हूँ -4x प्लस 3x -4। थोड़ा सा टर्म्स को मैं आगे पीछे शिफ्ट करती हूँ ताकि हमारा कॉमन लेना आसान हो जाए। 4 को 4 के साथ, यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया तो मेरा आ गया x प्लस 1। मिडल टर्म स्प्लिट में हमेशा ऐसा होता है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही होती हैं। अगर सेम नहीं आ रही तो दैट मीन्स वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। तो ये हो जाएगा 3x - 4 और x प्लस 1, यानी इसके ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और अगर हमें इसे फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना होता तो सेम हम 12 के फैक्टर्स निकालते, क्या क्या 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसे इसमें हिट एंड ट्रायल से पुट करके आंसर हमारा तब भी सेम ही आता। अब हमें इस क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म जो 2 है, सिंस ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़। अब आप देखो, हमने फैक्टर थ्योरम वाला तरीका पढ़ा है, हमने मिडल टर्म स्प्लिट पढ़ा है, बट हमने दोनों के दोनों जो तरीके अभी तक पढ़े हैं वो हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े हैं। मतलब जब हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी वो 2 थी। अभी तक हमने 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के लिए फैक्टराइजेशन का कोई भी तरीका नहीं पढ़ा है। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 3 फैक्टर्स होंगे। हमें ये बात एक बहुत श्योरली, जो हमें एक बात पता है वो पता है कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो 2 के भी फैक्टर्स होंगे। तो यानी हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो हम एक फैक्टर निकालेंगे पहले हिट एंड ट्रायल से। अगर मैं P1 निकालूँ, P1 मैंने निकाला 1 क्यूब -2 1 -1 प्लस 2, दैट मीन्स 1 -2 -1 प्लस 2। पहली बार में मेरे को बहुत इजीली मिल गया कि 0 आ रहा है, दैट मीन्स 1 से P1 0 है, विच इम्प्लाइज कि x - 1 जो है वो एक फैक्टर है। तो अब हमारे पास इसके आगे 2 तरीके बचते हैं। पहला तरीका है हम हिट एंड ट्रायल से कंटिन्यू रखें। हिट एंड ट्रायल से अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, इस केस में हम रख सकते हैं क्योंकि नंबर बहुत छोटा सा है, तो हमारे पास ऑप्शन ही यही बचते हैं 1 और 2।
अदरवाइज पहले हम हिट एंड ट्रायल से मूव करते हैं। अगर मैंने हिट एंड ट्रायल से, अब 1 मेरा एक फैक्टर आ चुका है, -1 अगर मैं रखूँ तो -1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर -1 प्लस 2, ये हो गया मेरा -1 -2 प्लस 1 प्लस 2। वेरी गुड, देखो हमारा यहाँ से भी 0 आ गया। दैट मीन्स मुझे एक और फैक्टर मिल गया जो कि है x + 1। तो ऑब्वियसली 3 फैक्टर्स चाहिए, 2 निकल के आ चुके हैं। तीसरे के लिए अगर मैं p2 रखूँ तो ये हो गया मेरा 2 क्यूब -2 2 स्क्वायर -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 को पहले ही काट देते हैं, ये भी मेरा आ गया 8 -8 0। हमें यहाँ तीनों फैक्टर्स बहुत आराम से मिल गए। अगर हमें तीनों फैक्टर आराम से नहीं मिलते तो हम अपने दूसरे तरीके पे मूव करते हैं। हमें पता है कि x - 1 एक फैक्टर है, तो अगर मैं x - 1 को px से डिवाइड कर दूं तो मुझे मेरा फैक्टर मिल जाएगा। यानी अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरा जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा उसे हम फैक्टराइज कर लेंगे और हम अपने बाकी दोनों फैक्टर्स को बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। अब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की तरह मूव करेंगे। आइडेंटिटीज़ हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है जिनसे हम बहुत इजीली अपने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को आइदर मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं। ये 2 आइडेंटिटीज़ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, x + y, या आपने अगर a + b से याद किया है तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, एंड a स्क्वायर - b स्क्वायर इज a - b a + b। एक आइडेंटिटी और हमारी अभी यहाँ पे आती है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ी भी हो। x + a और x + b को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है, और जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर + a + bx × ab। इसकी एप्लीकेशन हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हमें किसी ने यहाँ ये सॉल्व करने को बोला एक्सप्रेशन, इंस्टेड ऑफ बड़े तरीके से करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 100 + 5 100 + 6। अब आप अगर इसे ध्यान से देखो तो ये मेरा बन रहा है x + a x + b। तो अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + a + bx × ab। तो यानी 100 का स्क्वायर 10,000 + 1100 + 30। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0 3 1 1 1। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये इसे हमें फैक्टराइज करने को बोला है। मुझे यहाँ पे एक x स्क्वायर दिख रहा है और y स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे क्लिक कर रहा है कि यहाँ पे मेरी a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। तो मैं इसे ऐसे खोल के लिखूँगी 5/2 x का होल स्क्वायर -y/3 का होल स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो a - b एंड a + b। हमें बस ये देखना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी वहाँ पे लग रही है। अब ये वाली अगर हम देखते हैं, हमें a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, ab दिख रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारी a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मैं इसे लिख सकती हूँ 7a का होल स्क्वायर + 5b का होल स्क्वायर + 2 × 7 × 5 × ab। तो ये हो गया मेरा 7a + 5b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है x + y + z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको जब हम खोलते हैं तो आता है हमारा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2xz। जैसे अगर इस एक्सप्रेशन को हम खोलना चाहें तो ये मेरा हो जाएगा 9a स्क्वायर + 16b स्क्वायर + 25c स्क्वायर + 2a है मेरा 3a, b है मेरा 4b + 2 4b 5c + 2 3a 5c। इसको पूरा हम खोल लेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें आइडेंटिटीज़ लगानी है। एक और अब हमारी आइडेंटिटी आती है x + y का होल क्यूब। अगर आपको a + b के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हो a + b का होल क्यूब। ये होता है हमारा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। जैसे इसको एक्सपैंड करने के लिए बोला हुआ है तो अब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है,
इसको अगर मैं खोलूँगी तो ये हो गया मेरा 27a³ 4³ हमारा होता है 64b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में हमारा 3a प्लस 4b। ऐसे ही हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक हमारी सेम इसी के टर्म्स में x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। अगर मुझे 999 का क्यूब निकालने को बोला है तो आई कैन राइट इट एज 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा आंसर रिलेटिवली कम टाइम में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे मूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है तो इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो बन जाता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अगर हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है और अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम सम करें तो वो ज़ीरो आ जाता है। और आप अगर नोटिस करो अगर ये सम ज़ीरो आ गया तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी ज़ीरो, तो उसकी वजह से हमारा ये वाला पूरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ज़ीरो बन जाएगा। और हम जब LHS को RHS से इक्वेट करेंगे तो वी विल सी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है वो हमारा 3xyz हो जाएगा जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है। अब दो आइडेंटिटीज़ और है हमारे पास, x³ प्लस y³ हमारा होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको याद करने में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि अभी तक आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई का होल क्यूब, बट ट्रिक ये है याद करने की जब x प्लस वाई का होल क्यूब है तो अंदर सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में चलेगा, बट जब हमारा x³ प्लस y³ है तो आपका एक माइनस अंदर ज़रूर आएगा। जैसे अगर इसको देखो x³ माइनस y³ तो यहाँ बाहर एक माइनस आएगा बस x माइनस वाई और अंदर का सारा एक्सप्रेशन हमारा प्लस में चलेगा। अब अगर हमें जैसे इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने को बोला है, अब 27y³ प्लस 125z³, मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि ये 3y का होल क्यूब है और ये 5z का होल क्यूब है, तो दैट मीन्स मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली x³ प्लस y³। तो मैं इसे बहुत इजीली खोल सकती हूँ, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ याद रखना है कि प्लस आएगा, और माइनस एक्स वाई हमारा है 15yz। x³ प्लस y³ में अंदर एक माइनस आएगा और जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पूरा अंदर वाला ब्रैकेट प्लस में रहेगा। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को हमें एक्सपैंड करना है। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है a³ प्लस b³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने इसको ऐसे खोला है, एक्सपैंड किया ये कि ये 3x का क्यूब है, ये y का क्यूब है, ये z का क्यूब है, ये 3xyz है। तो मैं इसे बहुत आराम से अब खोल के लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस z और यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के लिए मेरा क्या हो गया 3xy। अब हमें साइंस को कंसिडर करना है, यहाँ पे हमारे सारे जो वो हैं वो इसके अंदर है, प्लस के अंदर है, तो ये हो गया मेरा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³। अब अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो -12 मतलब a प्लस b प्लस c जो है मेरा 0 बन रहा है। और मैंने बताया था आपको जब a प्लस b प्लस c या x प्लस वाई प्लस जेड आप उससे बोलते हो, अगर वो 0 है तो मेरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू हो जाती है 3xyz, यानी यहाँ पे हो जाएगी 3x हमारा है यहाँ पे -12, y है हमारा 7, ये है 5, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया के लिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूँ तो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया के लिए मैं करती हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी दो फैक्टर्स आने वाले हैं। दो फैक्टर्स आने से मुझे पता चल जाता है कि मेरी जो आइडेंटिटी लग रही है वो कुछ ऐसे टाइप की लगेगी कि दो फैक्टर्स उसके अंदर निकल के आएँ।
सबसे पहले 25 स्क्वायर को देख के हम सबके दिमाग में x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है। अगर हम उसे लगाएं तो यहाँ तो मेरा बन गया a स्क्वायर, बट 12 के अंदर मेरा कुछ स्क्वायर नहीं बन रहा। इवन अगर मैं उसे, आप कहो कि अंडर रूट में अगर मैं उसे ले भी जाऊँ तो भी मेरा 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, बट जब मैं यहाँ 2ab बनाने लगूंगी तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी। तो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है स्क्वायर में, जो हमने पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ए बी जो होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी होता है। तो अगर मैं 12 को तोड़ूँ तो 4 इंटू 3 बन जाएगा ईजिली, ये मेरा 12 बन गया। अब a जो मेरा यहाँ पे x है वो हो गया 5a का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स, मैंने x जो है पूरा 5a को मैंने x माना है, प्लस a माइनस b। तो यहाँ से मेरे दो फैक्टर्स बहुत आराम से निकल के आ जाएंगे, 5a प्लस 4, 5a प्लस 3, मेरे बहुत आराम से ये वाले फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे और हम इसके अंदर आगे मूव कर सकते हैं, -3। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मतलब वॉल्यूम हमेशा क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच होता है, मतलब हमें इसके 3 फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें 3x को कॉमन लिया, अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 4, मैंने इसके अंदर आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी, a प्लस बी। तो हमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों मिल चुकी हैं क्यूबॉइड की, वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा।